खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफी भट्टी साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ हैं और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये कहा है अलीम खान साहब ने कि वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। कम अज़ कम वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों में तो हम यकीनन खुद कफ़ील हैं। पीपीपी नून लीग के दरमियान मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पर मैं भट्टी साहब से पूछूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक नूरा कुश्ती हो रही है इख्तलाफात की, अंदर से सब कुछ तय है लेकिन ज़ाहिर है एक सरकारी अपोजिशन भी चाहिए, एक अपोजिशन, एक हुकूमत और एक सरकारी अपोजिशन। खेल क्या हो रहा है और ये खेल अगर हो रहा है तो ये खेल बिकेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदी की बातें हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कई दफ़ा कह चुके हैं अब इस मुँह यानी जोर घोड़े पर कोई पाबंदी लग सकती है आज की टेक्नोलॉजी के दौर में या नहीं, ये तो खैर किसी माहिर से भी पूछेंगे और भी बातें। और IMF की कोशिशों पर आप हमारी कोशिशों पर मुतमिन है तो माहिदा क्यों नहीं हो रहा। हमारे साथ होंगे आखिरी सेगमेंट में जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। भट्टी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ तो बड़ा एक अहम मसला तो पाकिस्तान का हल हो गया कि ये जहांगीर साहब अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। हुजूर कोई और, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो इख्तलाफात की कहानी है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई इख्तलाफात नहीं है, जिस तरह इनकी दोस्ती जाली है इस तरह इनकी दुश्मनी भी जाली है, तो ये बात गलत है भट्टी साहब जो मैं कह रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम काजी साहब और भट्ट साहब, गुजारिश ये है, दोस्त का दोस्त दोस्त हुआ करता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन हुआ करता है। पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन कहीं नहीं है, उसको दबा दिया गया है, उसे नहीं उठना दिया जाएगा। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुश्ती है। उन्हें दोनों को पता है कि आवाम ने उनको माइनस कर दिया। आवाम ने, मैं इलेक्शन के नतायज की नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान में शायद उतने बालिग लोग नहीं है जितने वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, लेकिन ना पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम बनाना है ना ही नून लीग ने बनाना है। रुकावट कुछ और है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिर्फ और सिर्फ दुबई में बंदर बांट हो रही है कि ये ओहदा मेरा, ये ओहदा तेरा, ये ओहदा मेरा। और लेकिन शर्त ये है कि पहले एक अहम तरीन जमात को मंजरनामे से गैब किया जाए। पहले दिन भी ये गुजारिशात आप जैसे साहिब इल्म के सामने कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और हकीकत भी यही है। तो लिहाजा ये सियासी जमातों को डिस्कस करने की बजाय देखें क्या पाकिस्तान में महंगाई 14 महीने में बढ़ी है, लोगों की क़ुव्वत खरीद बढ़ी है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपके कर्जे कम हुए हैं। IMF से जो डील के वादे किए थे, किसी ने अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता किया है। तो ये सियासत का नोटंगी लगी हुई है, नोटंगी। इनकी चाबियां किसी के पास भी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ना नून लीग के पास फैसले की डिसीजन पावर है ना। भट्टी साहब एक बात तो है ना, ये तो भट्टी साहब एक बात तो है ना, जहांगीर तरीन साहब बहरहाल उनकी एक है सियासी स्टैंडिंग, इतने कंट्रोवर्शियल नहीं है जितनी ये दो पार्टियां हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में बेटर चॉइस तो जहांगीर तरीन साहब ही होंगे, क्योंकि इस तरफ तो अवाम जो है, जिस तरह आप कहते हैं कि सोशल बेस, तो मुझे लगता है कि जितने भी सर्वेज आए हैं उसमें तो ये उड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में पोर्टेंट उम्मीदवार तो जहांगीर तरीन ही लगते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें काजी साहब, ये तो इलेक्शन फैसला करेगा। अगर दोनों पार्टियों से कहे तो जहांगीर तरीन हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन क्या जहांगीर तरीन साहब पूरे मुल्क में चारों सूबों में उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं? लाहौर पंजाब में उन्होंने खासी हद तक जोड़ तोड़ किया, लेकिन वोट बैंक मेरी अपनी राय में किसी और का है। क्या तीनों सूबों में क्या सूरत हाल है? KP के पंजाब बलोचिस्तान में क्या है? पंजाब की 144 सीटें और 172 चाहिए। एक तो ये मिक्सचर हुकूमत होगी, कोई ऐसी जमात नहीं होगी जो इकट्ठे अकेले हुकूमत बना सके, 4-5 जमातों को मिनिमम बनाना होगा। अच्छा भट्ट साहब, आपकी तरफ आते हैं तो आप ये एक आया है तसुर, खबरें भी आ रही हैं कि कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, लड़ाई एक ही है कि जनाब हमारे लिए मैदान खाली किया जाए, हमें वॉक ओवर मिले और हम बने आराम से गलियां हो जान सुनियां के मिर्जा यार। मगर ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, गलियां सुनियां होनियां नहीं। भट्ट साहब, काजी साहब, बात यह है कि अभी जन्म लिया है इस्तेकाम पार्टी ने, तो आगाज़ में ही जैसे अभी भट्टी साहब भी फरमा रहे थे कि उनकी पेनिट्रेशन इतनी बज़ाहिर मुझे भी नज़र नहीं आती। लिहाजा ये अलीम खान साहब ने जो बातें की हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियत उनमें शामिल हो रही हैं, वहाँ तक तो ठीक है, मुस्तकबिल में देखते हैं क्या हो रहा है कि वो बंदे आते हैं या नहीं आते।
लेकिन बज़ाहिर जहांगीर तरीन का प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार का कहा तो जा सकता है, लेकिन ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। अब चलते हैं हम दुबई में। दुबई में जो सीट एडजस्टमेंट है या दूसरी बातें हैं या लेनियां ते देनियां हैं, उसके साथ साथ मेरी खबर यह है कि नवाज शरीफ बाज़ाब्ता तौर पर दुबई में सेटल होने के भी उसको देख रहे हैं कि इसहाक डार के वहाँ 2 गाड़ियाँ हैं। इसहाक डार साहब की जो बेटा है और उनका वो दामाद, अपनी बेटी जो है मियाँ साहब की, वो इसहाक डार साहब के घर है। अच्छा, उसको भी लुक आफ्टर देखा जा रहा है कि लंदन से मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई में ही सेटल हो जाए, तो उसका क्या ख्याल है? अच्छा, अब इससे आगे अगर चले हम, तो मेरी इतला के मुताबिक अभी तक ये मामलात लेन और देन के जो हैं वो किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी तक यही सेटल नहीं हुआ कि इलेक्शन यही अब होने हैं जो कि बज़ाहिर 12 अगस्त को नजर आ रहे हैं। ये इसको आगे खींचे हम। देखिए, ये तो मेरी भी भट्टी साहब, मेरी खबर भी ये है कि नवाज शरीफ साहब तंग आ गए हैं लंदन से। एक तमाशा लगा हुआ है एवन फील्ड पे। अब यहाँ पे कंट्रोल किस्म की हुकूमत है, एक मोनार्की कह लें, एक है या एक ख़ानदानी हुकूमत है, तो यहाँ पर लोग इस तरह खुल के तो घूम तो सकेंगे ना, वहाँ तो घर से बेचारे बाहर ही निकल सकते। हाँ, मैं ये समझता हूँ। लेकिन भट्ट साहब, मैं आपके लिए भी कर्ज कर दूँ। अब जहांगीर तरीन साहब को आपने तो इस तरह किया कि नहीं बन सकते। मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने कितने उम्मीदवार खड़े किए थे जब जिस वक्त वो वज़ीर आज़म बने थे। सिर्फ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं आऊँगा इस पर आपका जवाब लूँगा। जी भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये फरमाइए कि ये एक तो वो कि मेरे ख्याल में दुबई बेहतर रहेगा, वहाँ तो ज़िंदगी जीरन हो जाती है यार, और मुझे बड़ा अफसोस। जी 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 भट्टी साहब। अच्छा कैसा, गुजारिश ये है कि एक अहम तरीन ख़ानदान ने 1 करोड़ पाउंड की इन्वेस्टमेंट की है मई के पहले हफ्ते दुबई। उनके लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए दुबई सेटल 1 करोड़ पाउंड भट्टी साहब। जी जी, ये कम बता रहा हूँ, इससे छोटी सी रकम है उनके लिए। जी जी, मेरा अकाउंट ये माइनर सी। तो दुबई, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब मैटर नहीं करते। देखिए, यूके में ना एक प्रॉब्लम है कि आप इधर किसी की जुबान बंद नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से वो शॉपिंग सेंटर में नहीं तशरीफ लेके जा सकते। मेरे ख्याल में जाना चाहिए उन्हें। अपनी मर्जी से आइसक्रीम नहीं खा सकते, अपनी मर्जी से वॉक नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते। काजी साहब, इतना अरबों खरबों डॉलर, साहब ये गलत बात है। मैं इसको जमहूरियत नहीं समझता। नहीं, ये वाक किसी को नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ उतना मोहतरम नवाज शरीफ का हक है जितना इधर भी किसी भी यूके नेशनल का। कि दुबई क्या है, उधर बादशाह खाना उठा के कोई फेंक देगा, 10 साल अंदर ही नहीं आएगा। इधर वो अपनी मर्जी से, उनका एक करीबी दोस्त मिला है जो उनको खाना पिछले 15-20 सालों से भेज रहा है। वो कहता है मैंने 2 दफा कहा कि खाना सर आप होटल आए, तो उन्होंने कहा जो नारे लगेंगे मेरे खिलाफ वो तुम जवाब दोगे। सोशल मीडिया 1 मिनट में पूरी मुल्क में वायरल। ये वो बंदा है जो खाना मियाँ साहब को देता है। मियाँ साहब एक ब्रेक भट्टी साहब, एक ब्रेक है और एक ब्रेक है, और हम इसको एक ब्रेक कंडेम करते हैं। और अभी सुना तलब साहब ने कोई वीडियो भी चलाई थी कि नाजेबा हरकत ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सियासी मुखालफत और नजरियाती मुखालफत ज़रूर करें, मगर मुझे ये नहीं लगता कि ये इसमें चलें। बहरहाल उनका ख्याल है, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी होगा, मगर हमें तो ये मुझे तो खुश ना आया। ये क्या कहते हैं, बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही ये गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब ये ना कुछ रवादारी भी नहीं रही आजकल। एक दूसरे की मुखालफत में एक डिसेंसी जो है उसका भी उनसर कम होता चला जा रहा है। लेकिन ये फरमाइए कि यहाँ पे ये एक थ्रेट बन रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे बंदर बांट या खुदा न खासा जो भी लफ्ज़ आप कहें, जो भी तय हो रहा है, उसके लिए जो एक डार्क हार्स के तौर पर वो आ गए हैं। और अलीम खान साहब ने बाशगाफ अंदाज में कह दिया कि जनाब ये होंगे। और मुझे लगता है कि जो दीगर ताकतें हैं उनको भी ये ज़्यादा सूट करते हैं, कंसिडरिंग कि जो घरों से नहीं निकल सकते उनको ये ऑफिस देते हुए कुछ थोड़ी सी पशेमानी हो सकती है। जी भट्टी साहब। काजी साहब, 2 बातें हैं। मुझे पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन का वजूद ही नहीं नजर आ रहा। साफ शफाफ इलेक्शन का वजूद ही नहीं नजर आ रहा। लेकिन आप बादशाह हैं, आपने ओहदे बांटने हैं तो वो किसी को भी बांट सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात अहम बता दूं, नून लीग को इससे गर्द नहीं है कि हमें इक़्तिदार मिले ना मिले। पीपल्स पार्टी को इससे गर्द नहीं है। उनकी एक ही डिमांड है कि उनका सियासी महालफ इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए।
सिंध उनको मिलेगा ही मिलेगा, ये लिख के रख लें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऊपर वाले सदर, चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन, एफपीआर, स्टेट बैंक का गवर्नर, पीसीबी का चेयर, ये सब बांट रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है किसी तीसरे की लॉटरी निकले। अभी आपने बहुत ज्यादा खूबसूरत बात की थी कि मोहम्मद जुनेजो हाँ कैसे आ गए थे, मोइन कुरैशी सब कैसे आ गए थे, जफरुल्लाह जमाली सब कैसे आ गए थे, शौकत तरीन या शौकत जंगीर क्या जो पीएम है वो कैसे आ गए थे। तो ये छोड़े, ये कठपुतली हैं। इन्होंने अपने खरबों टर्बो डॉलरों को पाउंडों के मुबैना करप्शन के केस खत्म कराने थे, इसी एल में से नाम निकालने थे। भट्टी साहब अगर आप इजाजत दें तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ नजर नहीं आ रहे, मुझे 25 साल हो गए हैं इलेक्शन कवर करते हुए। कौन से इलेक्शन शफाफ हुए थे इससे कबल? और जो मोहम्मद खान जोनीजो की काजी साहब बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर अफराद लाएंगे तो फिर पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त डूब रही है मजीद डूब जाएगी। ऐसे ही हालात में पाकिस्तान को खड़े करने का ये वक्त है। अब इससे पाकिस्तान नीचे तो जा ही नहीं सकता। नहीं, ये हंग पार्लियामेंट तो हमें चाहिए ही नहीं। भट्ट साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें ऐसे ही बंदा चाहिए जिस तरह का 9 अप्रैल में आए थे शहबाज शरीफ साहब, ताकि हमारी मैशत ऊपर उतरी जाए। मुझे फिर एक शफाफ इंतखाबात कैसा आप बता दें, कौन से नजर आए आपको? पिछले मुझे बता दें। नहीं, शफाफ नहीं नजर आए, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि शफाफ नजर नहीं आए। लेकिन ये है कि कहते हैं जी कि जहांगीर तरीन साहब सही काम उन्होंने काम नहीं कर सकते, मगर ये सही काम करेंगे। और इन्होंने 35-40 सही काम करके आज माशाल्लाह हमें जो सुपर पावर माशी तौर पर बना दिया है। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा काजी साहब, गुजारिश है, अगर इलेक्शन नहीं हुए शफाफ तो एज ए नेशन हमें डूब मरना चाहिए चुबूबर पानी में। ये कोई क्रेडिट तो नहीं है, ये तो हम अपने मुंह पे कालक मल रहे हैं कौम। एज ए जितने भी इलेक्शन कराए हैं वो कालक है, उनके स्याही है उनके मुंह पे, ये दागदार चेहरे हैं उनके, अगर वो इलेक्शन शफाफ नहीं करा सके। और दूसरी बात, भट्ट साहब भी अमीर है कि अभी मैट्रिक की नहीं तो एमए करने लग पड़े हैं। और भाई जिस कह रहे हो कि जहांगीर तरीन नया है, ये मौजूदा हुकूमत 1981 से नवाज शरीफ के गमले में निकली, कमो बेशतर 44 साल हो गए इन्हें मुख्तलिफ दौर में इक़्तिदार में रहते हुए पीपल्स पार्टी नून लीग, जो 14 माह में इस मुल्क को अमलन खुद वजीर दफा मोहतरम ख्वाजा साहब के मतलब हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। और किन्ना खाना दे यार, हुण तो पाकिस्तान गिंदा खत्म हो गई है। इन दोनों को बारियां दे दे के कौन से दौर में आपने तरक्की की है? अभी मुवाजना कर लेते हैं पिछले 40 सालों का, अभी कर लेते हैं। जो चाहता है मेरे पास इकोनॉमी का एक्सपर्ट आ जाए, मैं उसको हर मंथली वाइज बताता जा रहा हूँ। काजी साहब, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। शहजाद भट्ट साहब ईमानदारी से बता दें, वो जो जमहूरियत का 5% भी असरात वहां आवाम तक पहुंचे हैं तो मैं कहूँगा आप ठीक कह रहे हैं। इनको क्या परवाह मुल्क की सियासतदानों को? छोड़े भट्ट साहब, आप बोले बादशाह हैं, लेकिन आपकी राय मेरे लिए मुकद्दस है। लेकिन मुझे बता देना, 91 में मोहतरम नवाज शरीफ ने जंग अखबार में एक खबर छपी थी कि 1 साल की मुझे हुकूमत मिल जाए, मैं पाकिस्तान की तकदीर दबल 91, और अब 23 आ गया है। हमें ब्यूरोक्रेट अफसर नहीं हमें मिले, हमें जेन से इस खिते में 1857 से अंग्रेजों ने हुक्मरान की, हम आज़ादी लेने नहीं चाहते। भट्ट साहब ने लाइनिंग शर्ट पहनी है। भट्ट साहब, ये तो है कि शफाफ इलेक्शन कैसे हों कि 8-9 करोड़ रुपए से कम पे तो इलेक्शन नहीं होता, और 40 लाख में आपने MNA का इलेक्शन लड़ना है, 25 लाख में या इसी रकम में आपने MPA का इलेक्शन लड़ना है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट होती है, मुझे बताएं, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट होती रही है। बाहर से आता है, मोटरसाइकिल पे आता है, साइकिल पे आता है, अंदर से चक्कर लगा के जाता है तो 8 करोड़ पे जीप्स्टर पे होता है। किस्मत बदल जाती है। अजीब ये घर है, अजीब ये कोठा है। मेरे मुल्क का सानिया यही है कि हर दफा एक ही बात आती है कि सियासतदान नाकाम हो गए। 15 साल हो गए जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, सिंध में हुकूमत है, दुरुस्त है, काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। पंजाब में और दीगर जगहों पे जितने भी इन 2 पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी भी आ गई थी ना, उसने भी क्या गुल खिलाए, जिसने हमें होप दी थी, जिसको हमने वोट डाले थे, आपने सपोर्ट की थी कि जनाब मुल्क जो है वो चाइना बन जाएगा, मुल्क ये हो जाएगा। भट्टी साहब मेरे गवाह हैं, मैंने कभी सपोर्ट नहीं की थी। भट्टी साहब, मैंने कभी सपोर्ट नहीं की थी। भट्टी साहब मेरे गवाह हैं, मैं बिल्कुल, मुझे पता था। आप ये इंसाफ है कि मुल्क में सियासत, हर इल्जाम सियासतदानों पे लगता है, अब कोई दूसरी कुव्वतों को नहीं देख रहा। मेरा भट्टी साहब से ये सवाल है कि इस मुल्क में सिर्फ कसूर
क्या सियासतदानों का ही है भट्टी साहब? चले क्या मैं बाकी इसका बारे भी भट्टी हैं? साहब, मैं आपकी इजाजत से ना मैं जवाब देता हूं। इस मुल्क का सबसे पावरफुल आदमी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर है। इस मुल्क का सबसे पावरफुल इदारा पार्लिमान है। पार्लिमान आइन के तहत तमाम इदारे उसके नीचे आते हैं, और अगर एक काम नहीं करना आता तो अपनी हटियां चलाओ जाके। आपके दोस्तों कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालातर है। कौन यार, छोड़ देना, वो तो तय है ना, वो वकील तय करेंगे। सुप्रीम सबसे बड़ा, तो फिर पहले बता देना पार्लियामेंट बालातर है या नहीं। मैं आपके आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामान सुप्रीम है, और पार्लियामान कोई कानून बना सकती है, खत्म कर सकती है और बना सकती है। काजी साहब, मैं काजी साहब नहायत एहतराम से अर्ज करता हूँ, नून लीग के घर, पीपल्स पार्टी के घर कौन गया है? मुल्क का आइन और कानून के मुताबिक अगर वो ईमानदारी से है, चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम है, मुझे जवाब मैंने उनसे लेना है था, तो मेरी हिस्ट्री निकालने में उनसे मांगता था जवाब, जरदारी साहब से तो उनसे मांगता था। अच्छा भट्टी साहब, नहीं जी, कोई जिम्मेदारी से जिसकी जो ड्यूटी है आइन ने, जो उसको, वो अगर उससे काम नहीं होता तो इस्तीफा दे के घर जाए। हमें ये ना बताया कि तनख्वाह तो मैं सारी खा गया, ठेका में बिल्कुल कोई नहीं सी बेचा, कोई किक बैक नहीं सी ली, सारी मैंने जो एम्पायर खड़ी की थी वो मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की थी, अपनी तनख्वाह में से पैसे पसंदाज करके अरबों की मैंने, तो ये हमसे वारदात ना करें। काजी साहब, इस मुल्क की सर्जरी होने वाली है, मुल्क ठीक होने वाला ही है, आप ना परेशान हो। सर्जरी करो यार, हम तो इंतजार करें, सर्जरी होनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े बेताब हैं, और उनकी बड़े माशाल्लाह फरमुदात हम सुनते रहते हैं कि वो कहते हैं इसको रेगुलेट करें, सोशल मीडिया का क्या करें, वो बेमुहार हो चुका है, ये हमारा बड़ा मसला है। बिल्कुल उसकी कोई रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन होने चाहिए। हम भी करते हैं, ये गालियाँ वालियाँ इस सिलसिले बंद होने चाहिए। भट्टी साहब, काजी साहब, अर्ज ये है, कोई भी इदारा सोशल मीडिया बेलगाम नहीं होना चाहिए, सहाफियों पे सबसे ज्यादा चेक होना चाहिए, और हम इसको वेलकम करते हैं। क्या सियासतदानों को वो आइन से बाला होना चाहिए, सहाफी को आइन से बाला होना चाहिए, को आइन से बाला होना चाहिए, जजों को आइन से बाला होना चाहिए, ताजरों को आना, ये तो हर एक को रहना चाहिए। लेकिन उनसे पूछे तो सही, मोहतरमा मरियम नवाज ने सोशल मीडिया की कितनी टीम भर्ती की है, उसको कितनी तनख्वाह किसी ने भी की है, अगर पीटीआई ने भी की है, और किसने, पीटीआई ने भी की हुई है सोशल टीम। मैं तो मान रहा हूं, देखते नहीं किस जात की गालियां आती हैं बाज़ औक़ात। हाँ, सोशल मीडिया बेलगाम है, ये बात तस्लीम करो। मेरे बीइंग ए जर्नलिस्ट किसी की तजलील करना, बगैर सबूत में किसी पे इल्जाम लगाना, अपने अदारों की तजलील करना मुझे जेब नहीं देता। इसका कोई ना कोई एडिटोरियल पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया को टेम करना चाहते हैं तो जो लेजिटिमेट फ्लो ऑफ द न्यूज है उसको ना रोकें। जब आप लेजिटिमेट फ्लो ऑफ द न्यूज रोकेंगे तो वो उसमें र्यूमर भी आ जाएगी, उसमें स्पेक्यूलेशन भी आ जाएगी, उसमें गालियां भी आ जाएंगी। काजी साहब और शहजाद भट्ट साहब, दोनों शहजाद भट्ट साहब हमारे पीयूजे के सदर भी हैं, अदब एहतराम से, नहायत अदब एहतराम से, जान की माल पाके। क्या नेशनल मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? कंपैरेटिवली हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। एक जमाना ये था, मैं ये जरूर कहूंगा कि जनाब कंपैरेटिवली देखिए ना, इंडिया का अब मोदी साहब ने तो फिल्म इंडस्ट्री पूरी जो है, अपनी जो नजरियात है उनकी प्रमोशन पे फिल्में बन रही हैं। सारे के सारे रोज पाकिस्तान, अब इंडियन फिल्मों में पाकिस्तान को फतह कर रहे होते हैं जी, फिल्मों में हो जाता है वैसे तो। इसलिए ये सिलसिला जारी है। रूलिंग क्लासेस जो हैं वो अपने मफादात को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हैं, ये नहीं करना चाहिए। मगर हमने आज़ादी भी देखी है, आज़ादी के लिए लड़ाई भी की है। और काजी साहब, बात ये है, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर सका हूं, 3 से 4 माह में ये इंशाल्लाह ताला मुल्क मेरा ठीक हो जाएगा, पटरी पर चला जाएगा। सितंबर आने दे, सितंबर से पहले ही ये सजाएं हो जाएंगी, बड़े बड़े लोग वादा माफ गवाह बन जाएंगे। और रही बात आपकी सोशल मीडिया वाली, ये मादर पिदर जो आज़ादी है ये किसी मुल्क में नहीं है। आप चाइना की, रशिया की, इंग्लैंड की जो मिसालें दे रहे हैं, वहां भी जाकर जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, अच्छा उसकी माफी है जो लंदन में बैठकर एक रिटायर मेजर अरबों रुपया कमा रहा है और झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, फ्रॉड बोली जा रहा है, उसको कोई हाथ डालने वाला है? लिहाजा सोशल मीडिया पर पाबंदी होनी चाहिए। और मैं आखिरी बात आपको यह भी कहूं कि 9 मई का जो वाकया है वो भी इसी सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, वरना यह वाकया भी ना होता। काजी साहब, बिल्कुल ठीक, इसको रेगुलेट करना होगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की नेक और परहेजगार पुलिस है पाकिस्तान की, जो कुछ भी नहीं कर रही, अभी आपके कमरे में बातें हो रही थी,
इसी तरह का मीडिया को भी हो जाना चाहिए। और नासिर भट्ट को देखें कितने केस जीत चुका लंदन में, पैसे कमा गया है। मुस्लिम लीग नून वाला नासिर भट्ट कितने पैसे कमा गया है, बहुत पैसे कमा गया है। और वो बड़ा अपराइट आदमी है, वो जिंदगी भर जुर्म के करीब से नहीं गुजरा। अदालतों ने पैसे दिए ना उसको, अदालतों ने पैसे दिए हैं, लेकिन भट्ट साहब आप ही जानते हैं उसका क्या कैलिबर और वो कौन है। छोड़ दें, हम उस पर बात नहीं करते, वो बहुत बड़ा आदमी होगा। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो डॉक्टर इशफाक खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा गाइड करें कि ये मैशत का क्या आलम है, क्योंकि भट्ट साहब कहते हैं कि सितंबर तक इंशाल्लाह हम माशी तौर पर सुपर पावर बन जाएंगे, अल्लाह इनके मुंह में घी शक्कर, मगर ये कैसे होगा ये डॉक्टर इशफाक खान साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इशफाक खान, एक इंतहाई नुमाया और नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, एक बहुत बड़े इदारे नस्ल को हेड भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं राइट अवे सोशल क्वेश्चंस पे आता हूँ। अभी आज खबर है कि जी पेट्रोल की कीमतें 1 जुलाई से बढ़ने का इशारा दिया गया है। 200-225 अरब के और टैक्सेस लगा दिए गए हैं और ज़्यादातर टैक्सेस लगे हैं सैलरीड क्लास पे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जा रही है। इज़ दिस गोइंग टू कंटिन्यू? आप क्या समझते हैं कि ये अब रियासत चलाने का जितना बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है इनकी अपनी नालायकियों की वजह से, वो उसका बोझ अवाम पे आता रहेगा? एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट कुड बी सस्टेनेबल? और जो एक पीस है इस मुल्क में, खुदा न खास्ता ये हार्म नहीं होगा उसको? देखिए, ये जो मौजूदा इक़दाम किए गए हैं, ये बेसिकली 9th रिव्यू के जो IMF अपना गोल पोस्ट चेंज करता रहा पिछले तकरीबन 10 महीनों में, जो उन्होंने कहा 9th रिव्यू में करने के लिए, हमने वो काम कर दिए। लेकिन होता नहीं कि डू मोर, यू नीड टू डू मोर। वो डू मोर करते करते अभी जब हमारे वज़ीर आज़म साहब दोबारा मिले पेरिस में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो उन्होंने एक डू मोर की पर्ची पकड़ाई कि आप जाएं और आपने जो बजट दिया है उसमें टैक्स के 200-225 बिलियन के मज़ीद टैक्स आप रेवेन्यू इकट्ठा करें और इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाएं। देखिए, हमारे पाकिस्तानियों को इस समझ में नहीं आती सारी चीज़ें। एक तरफ जब आपने 200-250 बिलियन के टैक्स बढ़ाया पाकिस्तान के हुकूमत से कहकर, तो दूसरी तरफ आपने 250 बिलियन का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। 1% जब स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है एक साल में। तो इधर से रेवेन्यू बढ़ाया, उधर से एक्सपेंडिचर बढ़ाकर आपको जीरो पे खड़ा कर दिया। यह है खेल जो हमारे पाकिस्तानियों को अगर समझ में भी आता है तो बेचारे मजबूर हैं, करे क्या, क्योंकि हाथ कटाए बैठे हैं, उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिस पे कांटे ही कांटे थे। और मैं मना करता था कि ये रास्ते में कांटे हैं, इसमें आप जाओगे तो आप जख्मियों से चूर होगे। तो आप क्या करें, ये चल पड़े हैं रास्ते में। तो ये बेसिकली 9th रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए हमने जो रिमेनिंग उन्होंने पर्ची पकड़ाई थी वो इकदाम हमने किया है। अब देखते हैं कि अब 2-3 दिन रहते हैं, इसमें हमें पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। क्या राय क्या आपकी? फिर मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप सवाल पूछिएगा। ये क्या लगता है कि ये हो जाएगा जिस तरह से एक ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना? डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे, आप तो भट्टी साहब से पूछ रहे। नहीं, मैंने कहा भट्टी साहब मैं आपकी तरफ बाद में आता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, नहीं, देखिए, ऑप्टिमिज्म तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम जो IMF ने कहा था वो हमने किया है। जाते जाते भी IMF ने कहा कि भागते भूत की लंगोटी से ही ये 3 काम और भी कर दो, वो भी हमने कर दिया। तो आपको IMF के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो 9th रिव्यू के पैसे हमें ना दे, जो तकरीबन 1.1-1.2 बिलियन डॉलर के करीब होगा। बिल्कुल देना चाहिए। ठीक जी, भट्टी साहब देंगे हम से लोग जी आप पूछिए। डॉक्टर साहब गुजारिश है कि आप बड़े सादा लफ्जों में समझाते हैं। मैं 22 करोड़ अवाम का चाह रहा हूँ चंद माह। मुझे गुजारिश ये है कि 12 माह से हो गया है, 14 माह से
पहले कहते थे मोहतरम इसहाक डार साहब मेरी चुटकी का काम है, कभी कहते हैं IMF से मुझे परवाह नहीं, कभी कहते हैं मुझे कल मामला ठीक हो जाएंगे, कभी कहते हैं परसों ठीक हो जाएंगे। एंड में पूरी दुनिया में कहीं होता है कि इकोनॉमी के एक्सपर्ट और वो फिनांस मिनिस्टर की जाए बार बार वजीर आज़म को इंटरफेरेंस करे और काम फिर भी ना हो। यहाँ खामी है कहाँ, कमी है क्या? अवाम को क्यों इस मुश्किल में डाला हुआ है? इसकी असल हल है क्या? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि हमारे वजीर ख़जाना के इस किस्म के स्टेटमेंट से IMF भी नाराज़ होकर बैठा हुआ है और उसने कहा कि जी बात करना है वजीर आज़म साहब आप करो तो हम करेंगे आपसे, हम आपके वजीर ख़जाना से नहीं करेंगे डील। तो ये भी तो हो सकता है ना, ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये तो फिर फेलियर है डॉक्टर इशफाक साहब, इसीलिए मैं आपको जरा पसंद करता हूँ। इसका मतलब है वजारत खजाना का ऐसा हुआ है तो फिर फेलियर है। ऐसे आदमी को वजारत खजाना के मनसब पर फायज करने की बेहतर नहीं है कि कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट को ला के बिठाया जाए ताकि मुल्क तो इस मुश्किल रास्ते से निकले। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब कभी भी नहीं रहा है। अगर होता तो शायद आज हम पाकिस्तान इस मुकाम पे खड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ सादा बंदा कल्चर है। सादा बंदा अवर पर्सनल इंटरेस्ट, हाँ सादा बंदा चाहिए। तो पर्सनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम देन द नेशनल इंटरेस्ट। जब भी तो हम पहुंचे हैं यहाँ पर, वरना अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट सामने होता तो ये सादा बंदा कल्चर नहीं होता। फिर आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाते तो पाकिस्तान भी आज उसी तरीके से दुनिया में मुकाम हासिल कर रहा होता जैसे आज भारत का हो रहा है। डॉक्टर साहब ये तो एक आखिरी बात इससे बात काजी साहब, बेहतर ये है साढ़े बंदे की बजाय साडा मुल्क तरक्की करे, ये पॉलिसी हो तो बेहतर ना होगा, उसके नतीजे बेहतर नहीं आएंगे कि साडा मुल्क तरक्की करे, इंडिपेंडेंट होइए। नहीं तो साडा मुल्क तरक्की तो उसी वक्त करेगा जब साडा बंदा कल्चर से निकलेगी। आप ठीक, आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेकर जब आएंगे तभी तो साडा मुल्क तरक्की करेगा ना। चलिए मैं इसमें उसके एंटी काम कर रहे हैं। एक इजाफा कर देता हूँ। ये तो डॉक्टर साहब जिस तरह थेरीज होती है ना, जो केन्स की थेरी है या उसकी, तो ये एक सादा बंदा थेरी है जो हमें ले डूबी। अच्छा भट्ट साहब आपके पास कुछ सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? काजी साहब अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट आपकी इजाजत से लूंगा। अगर आप मुल्क पे गौर कर लें तो मुल्क में 2 ही चीजें हैं, अमन है और रोजगारी है। अगर आप अमन की बात कर लें कि पाकिस्तान में अमन कितना है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की रिपोर्ट पढ़ लें साल 2023 की, उसमें पाकिस्तान आखिरी मुल्क है जो 20वें नंबर पर आ रहा है। दूसरी, अगर आप अमन के बाद रोजगार की रिपोर्ट पढ़ ले तो अल्लाह की रहमत से मेरा मुल्क 24वें नंबर पर आ रहा है। अच्छा, अब तीसरी बात अगर आप गौर कर लें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देख लें तो 300 पर डॉलर फिर जाना है, क्योंकि मजीद 10 से 12% कमी होगी। मेरी डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे मैं ये कि हमारा FBR जो है वो रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। आपके पास फिगर भी होंगे, मेरे पास भी फिगर मौजूद है। तो इन हालात में आप समझ रहे हैं कि अवाम को रिलीफ या IMF की शराइत कैसे पूरी हो सकती है? हाउ इट पॉसिबल? आप हुकूमत को किस नजर से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये मिड 90s के मैं बात आपको बता रहा हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा मुल्क के वज़ीर आज़म थी, तो उस वक्त भी कराची में हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे। आए दिन स्ट्राइक और तमाम सड़कें बंद, पूरा कराची बंद हो जाया करता था। तो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल हो रहे थे उस वक्त भी। तो उस वक्त के जो हमारे FBR के चेयरमैन थे, मैं उस वक्त नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बाद में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन गए थे वर्ल्ड बैंक में। तो वो उस वक्त के चेयरमैन थे। तो उन्होंने जाके मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने जाके चेयरमैन पर काफ़ी बरस पड़ी कि ये रेवेन्यू का शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात की थी, गिव मी पीस एंड स्टेबिलिटी इन कराची, आई विल गिव यू द रेवेन्यू मैडम। ठीक है ना? तो जब मुल्क में अफरा तफरी मची हुई हो, जो वज़रा हैं उनको ये नहीं पता कि मैं कल वज़ीर रहूँगा या नहीं रहूँगा, इस स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में आप समझते हैं कि कोई हमारे मुल्क की जो मईशत का पहिया है वह उसी रफ्तार से घूम रहा होगा? भाई जब पहिया नहीं घूमेगा तो FBR और रेवेन्यू कहाँ से आसमान से तोड़ के तो नहीं लाना है ना। इसी जब मईशत का पहिया घूमेगा
तो फिर वो उसी से कलेक्ट करेगा ना। तो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0% हो जाए, तो फिर आप बताएं कि पहिया तो मुंजमद हो गया ना आपका, जब भी तो ग्रोथ रेट जो है 0 के करीब है। तो जब मुंजमद पहिया हो जाए मईशत का, फिर आप उसमें से कहें कि जी रेवेन्यू भी इकट्ठा कर लें, तो कहाँ से होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पॉलिटिकल बिहार को सिर्फ डांट डपट ना करें। काजी साहब, मैं भट्ट साहब की बात का जवाब दे दूंगा, आप इजाजत दें भट्ट साहब की बात का। जी भट्टी साहब। भट्ट साहब, ये फकीर की बात याद रहे हैं, डॉक्टर इशफाक हसन तो बहुत इकोनॉमी के नाम है, हम तो इससे सीखते हैं। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, आप जो मर्जी कर ले, अमन हो ही नहीं सकता। इंसाफ की अमन की एक ही जमानत है, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। ताकत और कमजोरी, जब सीटें और ओहदे बिके, डॉक्टर इशफाक हसन जैसे साहिब इल्म के साडा बंदा लाओ भावें नलायक के, तो फिर अमन और सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। माजरत के साथ हमें ये बड़ा वैसे कूजे में दरिया बंद किया डॉक्टर साहब ने कि साडा बंदा थेरी जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल करता हूँ। इस वक्त हमें 6 वजीरों की ज़रूरत है, बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत है, हमें डेफिसिट कम करने के लिए इंतहाई छोटी हुकूमत चाहिए। मगर मसला ये है कि अगर पीएम साहब कहते हैं मौलाना फजल रहमान को कि जी हम आपसे वजारत जो है वापस लेते हैं, तो गवर्नमेंट तो धड़ाम से गिर जाएगी। डोंट यू थिंक कि इस मुल्क के जो मफादात हैं और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर? मैंने तो अभी आपसे कहा कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा सुप्रीम हो गया है नेशनल इंटरेस्ट से। हम मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं, हम अपने जात के लिए सोचते हैं और अपनी जमात के लिए सोचते हैं। अगर मैं कोalition का हिस्सा हूं तो मैं कहूंगा कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें से, मुझे कितनी वजारत मिली है, मैं इस पे ज्यादा जोर दूंगा। तो जब अगर मैं ये सोचूं कि मेरा मुल्क कहाँ जाएगा, तो फिर ये जो जिस तरीके से हम चला रहे हैं ये फिर नहीं चल सकता है। हमारा कल्चर ही नहीं है। क्योंकि आज सही कहा है आपने कि कल वजीर आजम कहें कि इस वक्त मुल्क की माशी हालत बहुत ही ख़राब है, मैं अपनी कैबिनेट को 14 वज़रा के साथ चलाऊंगा, तो आप बाकी सब फारिग हो जाए। हम 13 जमातें हैं, तो हम एक एक जमात जो है एक एक नंबर ले लेते हैं सबसे आपसे। तो ये भी देखना होगा कि क्या उस वक्त हमारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर मुल्क के लिए आगे चल सकती हैं। द आंसर इज नो, नहीं होगा, इसलिए कि हमारा कल्चर नहीं है। मुल्क इज नॉट आवर कल्चर, अब जातियात अपना वो कल्चर है हमारा। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से, मुफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं, पार्टी से जा चुके हैं, कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि IMF के साथ अगर मामला नहीं होते तो आपकी गुफ्तगू से मैं तो थोड़ा इस वक्त घबरा चुका हूं कि मेरा मुल्क जो है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। क्या आपको ये डिफॉल्ट होता नजर आ रहा है? एक तो ये बता दें और दूसरा ये बता दें कि क्या इसका फिर हल क्या है? देखिए, बात यह है कि मुफ्ता इस्माइल साहब अब एक पहले पढ़े लिखे इंसान थे, अब एक सियासी वर्कर बन गए हैं। तो इसलिए उनके जो बयानात हैं वो सियासी बयानात हैं, तो मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। जहाँ तक रहा कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, मैंने आपके प्रोग्राम में भी, बहुत सारे TV के प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान ने माजी में भी डिफ़ॉल्ट किया है, ना अब करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अदब एहतराम से, डॉक्टर साहब अदब एहतराम से, आप ही ने फरमाया जो मैं अक्सर कोड करता हूँ, डॉक्टर इशफाक हसन साहब कहते हैं कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर सकता अगर वो हुकूमत खुद ना चाहे डिफॉल्ट होना। हमें तो यही कहने नजर आते हैं मादर से। जी नहीं, मैं यही कहने वाला था, अभी मैं अपना मुकम्मल नहीं कर पाया था कि आपने वही मेरे सवाल को जवाब था आपने खुद दे दिया कि मुल्क डिफॉल्ट उसी वक्त करता है जो खुद चाहे हुकूमत वक्त, लेकिन हुकूमत वक्त से भी ताकतवर कोई और इस मुल्क की आवाम भी है और कुछ और इदारे भी हो सकते हैं, वो कैसे दे देंगे डिफ़ॉल्ट होने के लिए मुल्क को? ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और आइंदा भी नहीं करेगा। ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि कैसे गुजारा होगा, भाई देखें, लास्ट रिव्यू जो हुआ था हमारा वो 29 अगस्त को हुआ था 2022 में, तो तकरीबन 10 महीने तो हो गए ना।
10 महीने से IMF का प्रोग्राम वर्चुअली एक तरीके से सस्पेंडेड है, तो क्या हम तबाह हो चुके हैं 10 महीनों में? जहां हम 9-10 महीने पहले खड़े थे, आज भी हम 10 महीने के बाद वहीं पर खड़े हैं। तबाह तो नहीं हुआ मुल्क वहां पर। आप भी टीवी के प्रोग्राम रोज ही कर रहे होते हैं, मैं भी इसी तरीके से आपके पास आके बोलता रहता हूँ। तो मुल्क चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, अभी देखें ना, ये 12 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये हुकूमत का वक्त खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक अल्लाह ने चाहा तो एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद इफ एवरीथिंग गोज वेल वो वक्त पर अपने इलेक्शन कराएगी, तो दिसंबर तक तो चला गया आपका इस तरीके से। तो जब हम 10 महीने और गुजार चुके हैं तो 6 महीने और गुजारेंगे, कोई क़यामत नहीं टूटेगी पाकिस्तान पे, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात तो है कि ये आपने बिल्कुल असूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात कही है आपने, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इट्स अ बेन नॉट बून, ये जो IMF है। लेकिन ये है कि माई लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, लोग तो पिस गए, लोग जो कीमतें हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। वन लास्ट कमेंट सर। देखिए वो तो देखिए, जब आप IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, करेंसी को पागलों की तरह डिवैल्यू करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहेंगे, तो इन्फ्लेशन तो होगा। हम तो खुद इन्फ्लेशन होगा। आई हेट टू स्टॉप हियर डॉक्टर साहब, बट टाइम इज ऑलवेज हमारे सामने खड़ा हो जाता है बड़ी सराहत से, बड़ी वजाहत से और बड़ी सादा ज़बान में डॉक्टर साहब ने हमारे मसाइल, अल्लाह हमें इन मसाइल से नबुर्द आज़मा होने और हल करने की तौफीक अता फरमाए। पेश की ईद मुबारक। ईद के बाद फिर मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।